गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th क्लास फर्स्ट बुक राजनीतिक सिद्धांत का 9th चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शांति, पीस। शांति के बारे में आज हमें पढ़ना है कि शांति क्या होती है, क्या अभिप्राय है शांति से, अहिंसा से क्या अभिप्राय है और शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और शांति के बारे में कौन कौन सी बाधाएं हो सकती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप आए दिन दूरदर्शन पर समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है कि आतंकवादी हमले में इतने लोग मारे गए और वहां पर हिंसक झड़पें हुई, इस तरह के बहुत सारे न्यूज आपको सुनने को मिलती है और इसमें आपका ध्यान जाता होगा कि हम कितने अशांत वातावरण में रह रहे हैं। शांति की बातें तो हर जगह, हर समय, हर धर्म में की जाती रही है। आज हम शांति के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि राजनीतिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में शांति स्थापित करने का क्या महत्व है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि शांति क्या है। शांति सामान्य तौर पर युद्धों का न होना शांति कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अगर हम देखें तो राष्ट्रों के समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बनाए रखना शांति का प्रतीक है। किसी भी प्रकार में युद्धों को प्रोत्साहन न देना शांति का प्रतीक है। बर्ट्रैंड रसेल ने तो कहा है कि शांति से अभिप्राय है बिना युद्ध किए किसी के ऊपर विजय हासिल करने। तो इस तरह से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि शांति से हमारा अभिप्राय है किसी भी प्रकार से मानसिक न ही शारीरिक किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शांति स्थापित करने का रास्ता है। महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि मजबूती का नाम अहिंसा है। आजकल कई जगहों पर जैसे शब्द प्रचलन में है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के बारे में विचार दिए हैं कि सिर्फ युद्धों का न करना, सिर्फ किसी को शारीरिक नुकसान न पहुंचाना अहिंसा नहीं है, बल्कि किसी के बारे में मन से भी गलत न सोचना अहिंसा है। अगर मान लो हमने किसी के बारे में गलत सोच लिया, उसके प्रति घृणा रख ली, उसके प्रति क्रोध दर्शा दिया, तो वो भी अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। तो गांधी जी का मानना है कि वचन और कर्म और सोच और मन, इन सभी के द्वारा हमें अहिंसक होना ही अहिंसा है। किसी के बारे में गलत सोचना अहिंसा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही गांधी जी ये भी कहते थे कि निष्क्रियता से तो अच्छा हिंसा करना है। अगर कोई अत्याचारी शासक किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है तो उस परिस्थिति में हमें निष्क्रिय होने की बजाय अगर शांति स्थापित करने के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी जायज है। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा तो शक्तिशाली का हथियार है, कमजोर की धरोहर नहीं है। अहिंसा वही व्यक्ति अपना सकता है जो मजबूत भी है, क्योंकि कमजोर को तो हिंसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? तो गांधी जी के विचार हैं कि मन से, कर्म से, प्रत्येक प्रकार से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, किसी भी प्रकार की किसी को मानसिक या शारीरिक चोट न पहुंचाना अहिंसा है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि अहिंसा के शांति के तत्व क्या क्या बताए गए हैं। सबसे पहला तत्व है शांति स्थापित करने के लिए धर्म, क्योंकि प्रत्येक धर्म शांति का संदेश देता है। तो इसलिए धर्म के जो हमारे विचार है उनका अनुसरण करके भी शांति को स्थापित किया जा सकता है। दूसरा सत्य, झूठ के कभी भी पांव नहीं होते हैं। झूठ को स्थापित करके आप कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। सत्यता के द्वारा ही शांति स्थापित की जा सकती है। फिर है अहिंसा, सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, ये सारे ऐसे शांति के तत्व हैं जिनको अपना करके हम न केवल आपस में ही बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं।
तो अगर शांति का उल्लंघन होता है तो शांति के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं वो भी हम आज जानेंगे। सबसे बड़ी बाधा है शांति के मार्ग में युद्ध। और आपको पता है कि युद्ध व्यक्ति के दिमाग से शुरू होता है, युद्ध मानसिक प्रेरणा से शुरू होता है। तो युद्धों को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि व्यक्ति की मानसिकता को बदला जाए। जैसे युद्ध मन की उपज है, ऐसे ही शांति भी मन की उपज है। शांति को स्थापित करने के लिए उसके साधनों को अपनाना होगा और शांति स्थापित करनी होगी। युद्धों को रोक करके हम शांति को स्थापित कर सकते हैं। युद्ध शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होता है। जैसे आपको दूसरी बुक में 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वहां पर उसका कहना था कि वो वहां पर उसकी जमीन हड़प ली है कुवैत ने। लेकिन इससे किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। युद्ध एक तरह से शांति का उल्लंघन है। युद्ध किसी भी रूप में जायज नहीं है। दूसरा है सशस्त्रीकरण। सशस्त्रीकरण से अभिप्राय होता है अस्त्र शस्त्रों का होना। सशस्त्रीकरण, अगर अस्त्र शस्त्र व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में होंगे तो वो भी युद्धों का कारण बनते हैं, शांति को भंग करने का कारण बनते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई मानसिक रूप से परेशान हो, वो शस्त्रों का प्रयोग कर दे, तो अब दूसरे वाला बंदा भी शस्त्रों का प्रयोग करेगा तो इससे शांति भंग होगी। तीसरा पॉइंट है आतंकवाद। आतंकवादी गतिविधियां जो कई बार धर्म के नाम पर, कई बार जाति के नाम पर आतंकवादी गतिविधियां अपनाते हैं, वो भी शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। फिर सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता होता है धर्म को, अपने धर्म को बढ़िया मानना और दूसरे के धर्म के प्रति हीन भावना रखना सांप्रदायिकता होता है। और इस तरह की भावना भी शांति के मार्ग में बाधक होती है। तो आइए आज हम जानेंगे शांति को स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। देखिए, संसार ने 2 बहुत ही बड़े युद्धों को झेला है, जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, जान का भी और माल का भी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक के लड़ा गया। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और युद्ध को खत्म करने के लिए, युद्ध को कम करने के लिए एक संगठन बनाया गया था। इस दौरान बनाया गया था राष्ट्र संघ। लेकिन ये राष्ट्र संघ भी नहीं रोक पाया युद्धों को और दूसरा विश्व युद्ध हो गया 1939 में। यह 1939 से 1945 तक लड़ा गया। लेकिन फिर भी जो नेता लोग थे, जो शांति स्थापित करने के इच्छुक जो लोग थे, उन्होंने शांति का रास्ता नहीं छोड़ा और एक और संगठन बनाया जिसका नाम रखा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। अंतरराष्ट्रीय विवादों को आपसी पंच निर्णय, मध्यस्थता और शांति से सुलझाना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। फिर इसका आने वाले पीढ़ियों को युद्धों से बचाना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करना, शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके साथ ही आगे हम जानेंगे कि विश्व शांति स्थापना के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई जानी चाहिए। विश्व शांति स्थापित करने के लिए नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर भी हम विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आज के दिन 193 सदस्य राष्ट्र हैं जो इसकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां कहीं भी शांति को खतरा होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कानूनों के द्वारा उस राष्ट्र को प्रतिबंधित कर सकता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ तो है ही, इसके साथ ही बहुत ही क्षेत्रीय संगठन भी हमारे आजकल बना दिए गए हैं। जैसे दक्षिण एशिया का है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, आसियान है, जैसे कि और भी यूरोपीय संघ है,
बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है और उसके साथ साथ मानव विकास की धारणा को भी वो लेकर के चल रहे हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून बना के, इंटरनेशनल लॉ बना करके भी हम युद्धों से बचा जा सकता है, शांति स्थापित की जा सकती है। अगर कोई भी राष्ट्र मान लो बहुत ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल करता है या बहुत ज्यादा हथियार बना लेता है तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को होना जरूरी है। फिर है सामूहिक सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा करें। सामूहिक सुरक्षा से अभिप्राय होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का एक समूह बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे और उस संगठन के अगर किसी एक सदस्य को कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो सभी मिलकर के उसका समाधान करेंगे। इसे कहते हैं सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा की धारणा को अपना करके भी अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जा सकती है। फिर आता है महाशक्ति संतुलन, कि कोई भी राष्ट्र इतना ज्यादा शक्तिशाली न बन पाए कि वो दूसरे राष्ट्रों को कुछ समझे ही ना और आए दिन उनके ऊपर आक्रमण करता रहे। इसलिए किसी भी राष्ट्र को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनने से रोकना है और जो कमजोर राष्ट्र है उनको भी धीरे धीरे ऊपर थोड़ा थोड़ा शक्तिशाली बनाते जाना है ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे और कोई भी राष्ट्र अपने आप को इस संसार में अकेला ही स्थापित करने की चेष्टा न करे। फिर आता है निशस्त्रीकरण। बहुत ज्यादा शस्त्रों की होड़ भी शस्त्रों को शांति को निमंत्रण देती है, तो निशस्त्रीकरण के द्वारा भी जैसे कि समय समय पर विश्व में करी भी जाती रही है, निशस्त्रीकरण संधि की जाती रही है, परमाणु अप्रसार संधि की जाती रही है, स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी की जाती रही है जिसके द्वारा विश्व शांति को स्थापित किया जा सके। और उसके बाद है बातचीत, मध्यस्थता और पंच निर्णय। अगर किन्हीं दो देशों के बीच आपस में मनमुटाव है, मतभेद है, चाहे वो टेरिटरी के लिए है, चाहे वो पानी के लिए है, चाहे वो आतंकवाद की समस्या है, तो उन समस्याओं को आपस में बातचीत के द्वारा, आपस में मध्यस्थता के द्वारा, आपस में बैठ करके सुलझा लेना चाहिए जिससे कि शांति स्थापित हो सकती है। मध्यस्थता क्या होती है? जब दो राष्ट्रों के बीच में आपस में झगड़ा है तो तीसरा राष्ट्र जब उसका बीच बचाव करता है तो इसे कहते हैं मध्यस्थता। जैसे शिमला समझौते में भी, और अगर हम ताशकंद समझौते की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था और रूस ने इसकी मध्यस्थता की थी। ऐसे ही भारत ने तो विश्व शांति के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। चीन के साथ भी पंचशील का समझौता किया हुआ है 1954 में। 1954 में पंचशील का समझौता विश्व शांति की तरफ एक कदम है जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। अंडरस्टूड? तो ये थे शांति कैसे कायम रखी जाए, शांति के मार्ग में बाधाएं क्या है और शांति किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी। लेकिन कुछ ऐसे थिंकर भी हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि युद्धों का होना अनिवार्य है। वो कुछ एक्सेप्शनल ही है। जैसे अगर हम बात करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे और वेल्फ्रेडो पेरेटो और नीत्शे, ये दो विद्वान ऐसे थे जो मानते थे कि विकास के लिए युद्धों का होना जरूरी है। इनका दावा था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने वाले लोगों से ही हुआ है। लेकिन किसी भी मायने में हिंसा जायज नहीं है। हिंसा किसी भी रूप में, मान लो कि किसी भी अत्याचारी शासक को दबाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना भी पड़े तो वो एक लिमिटेड सीमा में रहकर ही करना चाहिए। हिंसा कभी भी विकास को प्रोत्साहन नहीं देती है, क्योंकि अगर मान लो कोई अत्याचारी शासक किसी जनता को हिंसा के द्वारा दबा देता है तो लेकिन जो उनके मन में जो मनमुटाव है उसको तो कम नहीं कर सकता ना। तो इसलिए हिंसा के बजाय हमेशा ही सहन, समझौते का और आपसी बातचीत का सहारा अपनाना चाहिए। हिंसा करके हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को एक विशेष परिस्थिति में तो उस समस्या को समझा सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक शांति कायम रखनी है तो हिंसा बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये तो दो विद्वान थे जो युद्धों को जरूरी मानते हैं, ये भी पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी था।
तो उसके बाद हमने देखना है कि न्यायपूर्ण युद्ध का क्या सिद्धांत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई शासक अत्याचारी है, जनता पर अत्याचार करता है या कोई भी इस तरह का अत्याचार करता है तो उसमें न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत भी दिया गया है। ये संत अगस्टाइन और संत एक्विनास और संत ऑगस्टाइन ने न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत दिया है। क्या होती है इसकी विशेषताएं? इसकी विशेषताएं हैं कि न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो वो न्यायपूर्ण ही होगा। दूसरी बात है, अगर देश की रक्षा के लिए अगर युद्धों का सहारा लेना पड़े, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई थी हमारे देश में, ऐसे ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए भी शांतिपूर्ण ही आंदोलन हुए और युद्धों का सहारा भी लिया गया। तो देश की रक्षा के लिए किया गया युद्ध न्यायपूर्ण युद्ध कहलाता है। गलती करने वाले शासक को दंडित करने के लिए अगर हिंसा का सहारा लेना पड़े, युद्ध का सहारा लेना पड़े, तो उसे भी हम न्यायपूर्ण युद्ध की संज्ञा देंगे। अंडरस्टूड? आई होप आप समझ गए होंगे कि शांति क्या है, युद्धों का न होना शांति है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम युद्ध का प्रयोग न करके भी दूसरे पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। फिर गांधी जी के विचार है शांति के, यानी अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम बात करें शांति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति सहिष्णुता बनाए रखना शांति का प्रतीक है। अहिंसा में हमने गांधी जी के विचार पढ़े। फिर शांति के मार्ग में बाधाएं, शांति स्थापित करने के उपाय और बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति के लिए विभिन्न उपाय किए जाते रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसको लिख लीजिएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स के बनते हैं या फिर विश्व शांति स्थापना के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और शांति के मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।